सुप्रभातम, नमो नमः। आज संस्कृत कक्षा की इस कड़ी में हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है? समसरम समास, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं एक पदी भाव समास। अनेक पद मिलकर के, अनेक शब्द मिलकर के जब एक शब्द हो जाए तो उसे हम लोग समास कहते हैं। अनेक का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जब वह एक पद का रूप धारण कर ले तो उसे हम लोग बोलेंगे समास। संस्कृत में समास होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के: अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ध्यान से सुनेंगे फिर से। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तो ये चार समास है। उसके बाद अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? समास के बारे में आप समझ गए। समास हम जब पदों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के क्रम में उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग समस्त पद। समस्त पद को जब पुनः अलग शब्दों में बांटेंगे जिसमें विभक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों हो जो पूर्व में थी, तो उसे हम लोग बोलते हैं विग्रह या समासिक विग्रह। समस्त पद को समासिक शब्द भी हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास मुख्यतः चार प्रकार के हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने जाना अव्ययी भाव समास क्या है सो समझ लीजिए। इसके बारे में जानना जरूरी है। पदों के बारे में समास जब होते हैं तो दो पद मिलते जरूर हैं। तो अव्ययी भाव समास जो है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बस इतना समझे। अब पद कैसे है इसको मैं बताऊंगा। जैसे मान लिया जाए कि एक पूछ लिया गया कि गांव के समीप मेरा घर है। तो गांव के समीप, गांव के नजदीक, तो गांव के नजदीक समझने के लिए ध्यान से देखेंगे तो गांव के नजदीक या गांव के समीप या गांव के पास, हिंदी वाले शब्द को जब संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रामस्य समीपम, गांव के समीप। अब इसी ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है और समीपम शब्द है, तो ये दोनों को जब एक शब्द बना दे जोड़ करके, और जिसमें ग्रामस्य का से भी खत्म हो जाए, विभक्ति खत्म हो जाए, विभक्ति का लोप हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं समास, समस्त पद, समासिक शब्द बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। उसे जब जुटता है और जब अलग होगा तो विग्रह होगा। तो इसको बोलेंगे उपग्रामम, गांव के समीप उपग्रामम। तो यहाँ पे उपग्रामम जो है वह हो गया समस्त पद, ग्रामस्य समीपम यह हो गया आपका विग्रह। तो उपग्रामम, उप और ग्रामम दो चीजें आई। तो उप और ग्रामम में ग्रामम शब्द पूर्व परिचित है और उप नहीं परिचित है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि उप है क्या, लेकिन ग्रामम परिचित है। तो ग्रामम और उप यहाँ दो शब्द आते हैं। तो उप पहले आता है इसीलिए इसे हम पूर्व पद कहेंगे, और ग्रामम बाद में आता है इसीलिए हम उत्तर पद कहेंगे। आप समझ गए होंगे। पूर्व पद पहले वाले पद को, उत्तर पद बाद वाले पद को कहते हैं। अब चलते हैं कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। द्वंद्व समास स्पष्ट है नाम से ही द्वंद्व, तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास का दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात अन्य पदों की प्रधानता होती है। अब अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा सा जान ले। उसके पहले हम लोग समास के बारे में हल्का फुल्का जान लेंगे। समास होता क्या है? तो समास जो है वह सम उपसर्ग है और अस धातु है और ज्ञ प्रत्यय से समास बना है। वैसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, सामान्य जानकारी के लिए कोई पूछे कि समास का आप प्रकृति प्रत्यय विभाग बताए तो आप बोलेंगे सम उपसर्ग, अस धातु, ज्ञ प्रत्यय।
अब आ जाते हैं समास में। अव्ययी भाव समास में कुछ चीजों को जान ले। जैसे इसका पूर्व पद की प्रधानता होती है, हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, ये नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, ठीक है, इसको भी हम लोगों को जान लेना पड़ेगा। अच्छा, और जब इसका विग्रह करेंगे तो इसके पूर्व पद समस्त पद में अव्ययी भाव का पूर्व पद जो होता है वह अव्यय या उपसर्ग होता है, बाद वाला संज्ञा। और जब उसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो संज्ञा पहले आ जाएगी अपने विभक्ति के साथ, जो विभक्ति हो उसका, और जो उपसर्ग है आपका या अव्यय है वह बाद में प्रयुक्त होगा। और उपसर्ग का पर्यायवाची शब्द, जैसे उप मतलब आपने देखा, उपग्रामम का आपने पूर्व में देखा कि ग्रामस्य समीपम, ग्रामम का ग्रामस्य हो गया, और उप जो उपसर्ग था इसका जो है बाद में प्रयोग हुआ समीपम के रूप में। तो उप का पर्यायवाची शब्द समीपम, तो ग्रामस्य समीपम इति उपग्रामम। ध्यान से समझ लीजिए आप, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम इति। अब षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे, उपगंगम गंगाया समीपम इति, उपवनम वनस्य समीपम इति, वन का षष्ठी व्यक्ति लगा दीजिए आप। अब यही भाव में कहता है कि इसमें जो है दीर्घांत जो होते हैं वो हर्षवांत हो जाते हैं। दीर्घांत क्या हो जाते हैं? हर्षवांत हो जाते हैं। जैसे गुरु का गुरु, र में जो दीर्घ है वो हर्ष हो जाएगा, वधु का जो ध का दीर्घ है वो हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और देखिए इसके बाद में जैसे आकारांत या आकारांत जो शब्द होते हैं, हाँ, उसको नपुंसक लिंग में बना दिया जाता है और वह अम हो जाता है। जैसे राम है तो राम को रामम, गंगा है तो गंगम, ठीक है। इकारांत जो शब्द होते हैं तो हर्ष इकारांत में हो जाते हैं। जैसे हरि तो हरि का हरि, नदी को नदी, नदी में द में दीर्घिन होती है, दीर्घाकार होती है, तो जब वो समासिक पद में आएगा तो हर्षाकार हो जाएगा। ये समासिक पद के बारे में है। अब कुछ चीजों को जान लेना और जरूरी है कि उप जो है, उपसर्ग लगेंगे संज्ञा में तो बनेंगे, जो नए शब्द बनेंगे तो उसका हो जाएगा, कोई भी संज्ञा उठा लीजिए। उप का मतलब है समीपता के बोध में, तो समीप के बोध में जो शब्द होगा सो बनेगा ना। समीप के बोध में नहीं हो तो बनेगा नहीं। तो निकटता के बोध वाले जो शब्द है उसको हम समासिक समस्त पद करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उपग्रामम, तो उपग्रामम क्या हो गया? ग्रामस्य समीपम। अच्छा, उपरामम तो क्या हो जाएगा? रामस्य समीपम, राम के समीप, राम के पास, देवता के पास। उपदेवम देवस्य समीपम इति, उपदेवम, यहाँ पे देव को षष्ठी विभक्ति में करना है। उप का जो पर्यायवाची शब्द है वह समीपम है, वो लगाएंगे नहीं। उपवनम, तो उप का क्या है? पर्यायवाची समीपम। अब वन जो है संज्ञा वो पहले लगेगा, तो वन का षष्ठी क्या होगी? वनस्य। और उप का जो है पर्यायवाची समीपम, तो वनस्य समीपम इति। यह हो गया आपका उप का। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे उपगुरु, उपतटम, उपपर्वतम, पर्वतस्य समीपम इति, और बहुत सारी चीज हैं। जो भी समीपता के बोध वाले शब्द होंगे उसमें आप उसको समस्त पद करते हुए आप समस्त पद करने में संज्ञा में षष्ठी विभक्ति और समीपम शब्द लगाएंगे, और जब समस्त पद करेंगे तो उसमें उपसर्ग जुट जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रति उपसर्ग जो है वह कहाँ होगा? तो विप्सा, विप्सा का अर्थ होता है, विप्सा का अर्थ होता है द्विरुक्ति, जिसे दो बार बोली जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रतिदिन यह काम किया जाना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन यह काम करते हैं, प्रति सप्ताह टेस्ट लेते हैं, प्रति वर्ष हम लोग यह मेले का आयोजन करते हैं। प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष, तो प्रति वर्ष, प्रति तो क्या है? हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष नहीं, यही ना कहेंगे। तो वर्षम वर्षम इति, या वर्षम वर्षम प्रति, या वर्षे वर्षे प्रति, ऐसा करके बनाएंगे। दो बार बोलेंगे किसको? संज्ञा को। और आपका यहाँ पे उपसर्ग कौन है? प्रति। तो प्रत्येकम तो क्या हो जाएगा? एकम, एकम प्रति, केवल संज्ञा को दो बार बोलना है ना। अच्छा बताइए आप, यदि हो जाए आपका
प्रतिक्षणम, तो प्रतिक्षणम का क्या करेंगे? क्षणे क्षणे इति। प्रतिग्रामम, तो क्या हो जाएगा? ग्राम संज्ञा, इसको 2 बार बोलना है। ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रति सप्ताह, तो सब प्रति सप्ताह हो जाएगा, तो हो जाएगा। चूंकि यहाँ नपुंसक लिंग एक वचन में चलेगा समस्त पद, तो सप्ताह को 2 बार बोलना है। सप्ताहम सप्ताहम प्रति, बस यही तो है इसको विग्रह करने का ढंग, कि जहाँ पे प्रति उपसर्ग आती है वहाँ पे आप क्या करेंगे? संज्ञा को 2 बार बोलना है और अंत में प्रति लगा देना है। यहाँ प्रति का पर्यायवाची प्रति है, उप का पर्यायवाची समीप, और वहाँ आप क्या करते थे? संज्ञा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निरुपसर्ग के बारे में। निरुपसर्ग का मतलब होता है अभाव। निर्जनम, निर्वनम, निर्मक्षिकम, निष्क्रियम, निर्दोषम आदि शब्द बनते हैं। तो निर का मतलब होता है अभाव, अभाव। अब देखें यहाँ पे यह नीर, यदि बाद वाले शब्द 3 शब्द याद रखेंगे, क प फ, यदि आ जाए तो निर निस में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? निर निस में बदल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और सुन करके ही आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसको बना पाएंगे। आप पुस्तक रखेंगे और वीडियो देखेंगे और आप आराम से पहचान लेंगे। अभी यही भाव मैंने बताया, अब यही भाव कहीं भी पूछ दे, बस उसका पहला आप देखेंगे कि इसका पूर्व पद या पहला पद यदि अव्यय या उपसर्ग हो और बाद वाला संज्ञा तो होगा ही होगा, तो आप निश्चित रूप से उसको अव्ययी भाव समास मानेंगे और ऑप्शन आप लगाएंगे। तो जैसे निष्फलम, निर्भयम, निष्फलम, फ आ गया, निर जोड़ फलम, ध्यान से समझिए, निर और फलम, तो फ आ गया, तो यहाँ पे निर का जो र है वह स में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। निर का निश हो जाता है, वहां पे दंती से, यहाँ पे मूर्धन्य स हो जाएगा, तो निष्फलम। अब यहाँ पे जो संज्ञा है आप क्या करेंगे? संज्ञा को षष्ठी बहुवचन कर देंगे। तो फल का षष्ठी करें, फलस्य फलयो फलानाम, बहुवचन करे तो फलानाम, और नीर का क्या लगाएंगे? अभाव, तो फलानाम अभाव इति। अच्छा, उसके बाद में निष्पुत्रम, तो पुत्राणाम अभाव इति। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव इति। ठीक है, ध्यान से समझिए। निर्दोषम, दोषाणाम अभाव इति। अच्छा, निर्जनम, 2 शब्द हम आपसे पूछते हैं, 2, निर्जनम और निष्क्रियम। यहाँ पे पुनः निर्जोड़ क्रियम, तो क प फ मैंने बताया आपको, क आ गया तो यहाँ पे स लग गया, तो निष्क्रियम होगा। निर्क्रियम अच्छा नहीं है, निष्क्रियम हो जाएगा। क प फ से अगर शब्द शुरू हो तो निर का निश हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे आप। तो निष्क्रियम का क्या हो जाएगा बताएं? तो मैंने बताया यहाँ पे निश क्या है? उपसर्ग है। क्रियम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को क्या करना है? षष्ठी बहुवचन। तो क्रिया का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? क्रियानाम, और निर का क्या लगाएंगे? अभाव, तो क्रियानाम अभाव। निर्दोषम, दोषानाम अभाव। निष्पुत्रम, अच्छा निर्भयम, तो क्या हो जाएगा? भयस्य अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव। ऐसे बनाएंगे। अब देखेंगे हम लोग अनु उपसर्ग के बारे में। अनु उपसर्ग का जो है 2 अर्थ में प्रयोग होता है, एक योग्यता के अर्थ में और दूसरी जो है पश्चात पीछे के अर्थ में। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुव्रतम, व्रतस्य योग्यम। यहाँ षष्ठी वचन, षष्ठी एक वचन का प्रयोग करेंगे। एक अनु पश्चात पीछे के अर्थ में आती है। जैसे दिया हुआ है अनु विष्णु, विष्णु पश्चात इति या विष्णु पश्चात। अनुरथम,
तो उसका हो जाएगा रथस्य पश्चात। अनुहरि, तो हरि पश्चात मतलब हरि के पीछे। कोई कहे अनुजनम, तो यहाँ अनु का पर्यायवाची शब्द है पश्चात, और जन्म है तो जन्म में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या हो जाएगा? जनस्य पश्चात इति। तो यह अनु के लिए रहा। उसके बाद में सहित सह, आप एक सूत्र पढ़े होंगे कारक में, सहार्थे तृतीया, 4 शब्द आती है उसमें, सहार्थे तृतीया, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, ये 4 शब्द का हिंदी होता है के साथ। रामेण सह सीता वनम गतवान, रामेण सह सीता वनम, राम के साथ सीता बन गई। तो यहाँ पे सह के साथ के लिए यहाँ भी सह का प्रयोग है, लेकिन यहाँ सह जो है वह सह के रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे स्वपरिवारम, स्वचक्रम, सधर्मम, सशास्त्रम, सादरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस स का मतलब भी सेम के साथ के लिए है, तो एक शब्द बनता है सहितम, और जो संज्ञा है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे आप। जैसे सपरिवारम है तो परिवारम और स 2 शब्द आता है। स आपका पूर्व पद है, परिवारम उत्तर पद है। स पूर्व पद है, इसका पर्यायवाची शब्द मैंने बताया सहितम, जो बाद में लगेगा। अब परिवारम संज्ञा है और इसका तृतीया विभक्ति लगाना है, तो परिवारम का तृतीया क्या हो जाएगा? परिवारेण। परिवारम का तृतीया क्या हो जाएगा? परिवारेण, परिवारेण सहितम इति, सपरिवारम, परिवारेण सहितम। अच्छा, सचक्रम, सचक्रम, तो पहले क्या करेंगे? चक्रम, चक्रम का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा? चक्रेण, और स का क्या लगाएंगे? सहितम, चक्रेण सहितम। सधर्मम, तो धर्म का तृतीय लगाइए धर्मेण, और फिर स का सहितम, तो धर्मेण सहितम, बहुत बढ़िया। सशास्त्रम, तो क्या हो जाएगा? फिर शास्त्रम का तृतीया शास्त्रेण, और फिर स का लगा देंगे सहितम, तो शास्त्रेण सहितम सशास्त्रम। स्पष्ट है? तो यहाँ पे सह भी उपसर्ग है। अब आ जाता है अनतिक्रम्य, जो उपसर्ग है यहाँ पे यथा उपसर्ग है। आप देखे होंगे यथाशक्ति दान करना चाहिए, शक्ति के अनुसार। जब बोलते हैं शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो यह के अनुसार, उसके लिए अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं हम लोग। शक्ति के अनुसार, के काके की षष्ठी विभक्ति, तो जब दिया गया है यथाशक्ति तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जब हम समासिक शब्द करेंगे तो यहाँ द्वितीय का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द्वितीय का। द्वितीय एक वचन का, ध्यान रखेंगे आप, द्वितीय एक वचन का। जैसे यथाशक्ति तो क्या हो जाएगा? शक्ति का द्वितीय करिए शक्तिम, और यथा के लिए आपको लगाना है अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य इति लगा सकते, नहीं लगा सकते। इस शब्द की सुंदरता बढ़ाने के लिए इति लगती है, कहीं लगा मिलेगा कहीं नहीं लगा मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। यथा स्थानम, तो स्थानम अनतिक्रम्य। यथोक्तम, तो उक्तम अनतिक्रम्य। द्वितीय व्यक्ति लगाना है, द्वितीय एक वचन लगाना है। जैसे कह दिया गया यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? शास्त्रम, और यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनतिक्रम्य। तो यथा के लिए आप लगाएंगे अनतिक्रम्य बाद में, और शास्त्रम बाद में संज्ञा है उसको पहले प्रयोग कर देंगे। किसमें? जब आप विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो संज्ञा को आप पहले लिखेंगे, और जो उपसर्ग लगा था उस उपसर्ग का पर्यायवाची शब्द बाद में लिखेंगे। लेकिन जब समस्त पद करेंगे तो संज्ञा बाद में और उपसर्ग पहले। इसीलिए हम पहचान पाते हैं कि यह अव्ययीभाव समास है। कोई यथा बलम, तो क्या हो जाएगा? बलम अनतिक्रम्य, बल के अनुसार हो गया। एक और बताते हैं, इति, अधि, अधि जो है अधि उपसर्ग है, तो इसका जो है आप करेंगे सप्तमी एक वचन में। जैसे हरि में, वैकुंठ में, गांव में, धर्म में, आत्मा में, कहीं भी आप जो है, तो इसको क्या करेंगे? आपको लगाना है यहाँ पे सप्तमी एक वचन का प्रयोग करना है अधि उपसर्ग के लिए। अधि के लिए आप लगाएंगे इति। अधि का पर्यायवाची शब्द क्या लगाएंगे? इति। कहाँ पे लगाएंगे आप? बाद में, और संज्ञा जो है उसको पहले। संज्ञा को किस विभक्ति में रखेंगे? सप्तमी एक वचन। जैसे दिया हुआ है अधि हरि, तो हरि का सप्तमी क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन हरऊ, और अधि के लिए क्या लगाएंगे? इति, तो हरऊ इति। अधि हरि का क्या हो जाएगा? हरऊ इति। अधि वैकुंठम, अधि वैकुंठम वैकुंठे इति। अच्छा,
अधिवनम कह दे कोई तो क्या लिखेंगे, वनम का सप्तमी लगाइए, वने, और अधि के लिए क्या लगाएंगे, इति, तो वने इति। तो आज अव्ययी भाव समास उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से, और कहीं से कोई त्रुटि हो, नहीं समझ में आए, आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो और अन्य के लिए भी उपयोगी हो, इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।